बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शहजाद सिद्दीकी अपने गुज़िश्ता टॉपिक मुझे है हुक्म अज़ान से कंटिन्यू करता हूँ। लास्ट हमारी वीडियो पे जो हम बात कर रहे थे तो वो ये बात थी कि क्या पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना इतनी सलाहियत और काबिलियत रखते हैं कि वो किसी ऐसे घर का बजट जिसमें 3-4 बच्चे हों, 2 मियाँ बीवी हों, घर किराए का हो, बच्चे स्कूल गोइंग हो, एक मुतवसत और मिडिल क्लास बल्कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो, तो क्या उसका बजट वो 25,000 रुपये में बना सकते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट ने 25,000 मिनिमम सैलरी डिक्लेयर की हुई है। अगर तो वो इस घर का बजट 25,000 में बना सकते हैं तो इसका मतलब है वो बुनियादी सलाहियत रखते हैं किसी भी चीज़ का बजट बनाने में। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर किस वजह से, किसकी ईमा पर, किसके प्रेशर में हम ऐसे नालायक और नाअहल लोगों को वजीर ख़जाना बना देते हैं और 22 करोड़ अवाम की तकदीर उनके हवाले कर देते हैं, जिनको 4-5 अफराद के घर का बजट बनाना ना आता हो। एक कॉम्पिटेंट बजट मेकर बंदा वो होता है जो कुल आमदनी का क्वार्टर हिस्सा सेव करने की सलाहियत रखता हो। अगर आपकी आमदनी 1 लाख रुपए है तो वो आदमी इतनी सलाहियत रखता हो कि ऐसा बजट डिजाइन करे कि तमाम बुनियादी जरूरियात पूरी होने के बाद 25% आमदनी सेव हो सके, तो हम उसको कहेंगे कि माहिर मुआशियात। 25,000 रुपये आमदनी वाले घर जिसमें 3-4 बच्चे हों और 2 मियाँ बीवी हों, अगर वो शख्स बजट नहीं बना सकता तो 22 करोड़ आवाम का बजट बनाने का की जिम्मेदारी उसको देना मुमलिकत खुदादाद के साथ सुरंग ज्यादती है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी 2023 तक अंदाजन आमदनी टैक्स की मद में 6 ट्रिलियन होगी और ये 6 ट्रिलियन वो अमाउंट होगा जो पाकिस्तान को अपने कर्जों के मार्कअप में सालाना देना होगा। कर्जों के मार्कअप में आप अपनी पूरी आमदनी जब दे देंगे तो कर्जा कैसे उतारेंगे और कर्जा उतारने से पहले आप खाएंगे कैसे, आप अपने मुल्क को चलाएंगे कैसे, अपने सरकारी लोगों को, अपने अफवाज को तनख्वाहें कैसे देंगे, अपने रिटायर्ड लोगों को पेंशन कैसे देंगे, अपने मुल्क में तरक्याती काम कैसे करेंगे, तिब्बी सहूलियात कैसे मुहैया करेंगे, तालीमी सहूलियात कैसे मुहैया करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि कुल आमदनी आप मार्कअप में देके मजीद कर्ज लेंगे मुल्क को चलाने के लिए, कर्जा आपका और बढ़ जाएगा। इधर आप आवाम का अर्क निकाल कर एक खास तबके से टैक्स वसूल करेंगे और वो टैक्स अगर आप 6 ट्रिलियन से बढ़ा भी लेंगे तो कर्ज चूंकि बढ़ चुका होगा, लिहाजा आपका मार्कअप भी 6 ट्रिलियन से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान सिर्फ मार्कअप, अपनी कुल आमदनी मार्कअप में देता रहेगा और आम आदमी पर टैक्स का बोझ हम डालते रहेंगे। इससे मुल्क कभी भी नहीं चल सकता और आगे मजीद नुकसानात का अंदेशा है। तो अरबाब इक़्तिदार को कोई जामे, ठोस और वाज़ेह पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें करना ये पड़ेगा कि जो लोग करप्शन में मुलव्वस हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी सरकारी इदारे में, उनका बेरहमाना मस्सावी एहतसाब हो, चाहे वो इक़्तिदार हिस्बे इक़्तिदार में हो या हिस्बे इख्तिलाफ में हो, वो सरकारी मुलाजिम हो या रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम हो, उनसे लूटा हुआ पैसा वापस लेना होगा। नंबर 2, लैंड ग्रेबिंग को मुकम्मल खत्म करना होगा और जो सरकारी जमीनें इदारों की बदउनवानियों के जरिए लोगों ने खरीद ली हैं, उन लोगों से उस जमीन का पैसा वापस मुल्क के खजाने में डलवाना होगा। नंबर 3, करप्शन के उन होल्स को ब्लॉक करना होगा जहां से करप्शन होती है। उसके लिए अपॉइंटमेंट मेरिट पे करनी होगी, अकरबा परवरी का खात्मा करना होगा, लिसानियात को दफन करना होगा, मजहबी मुनाफरत को गर्क करना होगा, इंतशार की सियासत को खत्म करना होगा,
इल्जाम तराशी से हमें बचना होगा और ब्लेम गेम को खत्म करना होगा। जब तक हम इस मुल्क में ये निजाम नहीं लाएंगे, मुमलिकत अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। पाकिस्तान में टैक्स देने वाले सिर्फ वो लोग हैं जो मुलाजिम पेशा है, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे वो प्राइवेट इदारों के मुलाजिम। सरकारी मुलाजिमीन से जब हम टैक्स काट लेते हैं तो वो अपना इस कमी को रिश्वत से पूरी कर लेते हैं। प्राइवेट मुलाजमीन से जब टैक्स कटता है तो वो उनके पास कोई और जरिया नहीं होता है करप्शन करने का, प्राइवेट इदारे इजाजत नहीं देते, लिहाजा वो मारे जाते हैं। जो लोग इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं, उनसे आप टैक्स लेते हैं। वो अपने टैक्स से बचने के लिए एक्सपेंडिचर को ज्यादा शो करते हैं और मुख्तलिफ टेक्निक से वो अपनी आमदनी को कम शो करके कोशिश करते हैं कि हैवी स्लैब से नीचे रहें। मुल्क का एक सबसे बड़ा अलमिया यह है कि 80% इस मुल्क की इकोनॉमी ज़राअत पर डिपेंड करती है और हमारे यहाँ ज़राई टैक्स नहीं है। पाकिस्तान में खरबपति जिम्मेदार हैं, ज़राअत से वाबस्ता लोग हैं, जिनकी ज़मीनें उन पर टैक्स नहीं है और वही सारे लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं और अरबपति खरबपति होने के बावजूद वो टैक्स नहीं देते और सिस्टम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। क्यों कि पार्लियामेंट में टैक्स का कानून बनाने वाले खुद हैं, वो ज़राई टैक्स लगने ही नहीं देते और अगर थोड़ा बहुत टैक्स लगता है तो वो उस किसान पर लगता है जो मेहनत मजदूरी करके पूरा साल में फसल पैदा करता है। मुल्क में ज़राअत, ये ज़राई मुल्क है तो इसमें ज़राअत का टैक्स होना चाहिए। जब 80% मुल्क डिपेंड करता है ज़राअत पर तो फिर मुल्क का 80% टैक्स भी ज़राई पेशे से वाबस्ता लोगों पर इम्पोज होना चाहिए। यही अदल है। तो एक इस पर हमें काम करना होगा। नंबर 3, एक मेरी अपनी जाती राय है, पाकिस्तान में इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, विथ होल्डिंग टैक्स है, जीएसटी टैक्स है, जनरल सेल टैक्स 17%। तो अजीब एक चूचू का मुरब्बा बना हुआ ये निजाम। मेरी राय यह है कि इनकम टैक्स के बजाय अगर हम, क्योंकि इनकम टैक्स जब आप लगाते हैं तो उसके आपने स्लैब बनाया हुआ है कि सर्विस जो लोग एम्प्लॉयज हैं वो 6 लाख रुपए तक टैक्स फ्री हैं और फिर 6 लाख से ऊपर 5% और फिर फिक्स अमाउंट और 10%, फिर फिक्स अमाउंट और 15%। वो मैं किस टाइम इनकम टैक्स के स्लैब पे बात करूंगा तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और इंडिविजुअल काम करने वालों को 4 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है और 4 लाख से ऊपर फिर वो टैक्स दे रहे हैं। इसमें होता यह है कि इंडिविजुअल काम करने वाले अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा शो करते हैं, ट्रांजैक्शन को विदाउट बैंक हैंडल करते हैं और इससे क्या होता है कि वो टैक्स के हाई स्लैब से बच जाते हैं। हमें करना ये चाहिए, अगर इस मुल्क की आमदनी को बढ़ाना है तो हमें इखराजात पर टैक्स लगाना होगा। ये चीज समझने की है। अब मेरी आमदनी फर्ज करें 25 लाख रुपए महीना है, साल की है, लेकिन मैं टेक्निक यूज करके अगर उस आमदनी को कम शो करता हूं लेकिन मेरे अखराजात ज्यादा है तो वहां अखराजात में मेरी पकड़ नहीं हो रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक्सपेंडिचर पर टैक्स लगाए। मेरा जो खर्चा मैं कर रहा हूं उस पर मेरा टैक्स होना चाहिए। टैक्स लगाते हुए एक और सुकम है इनकम टैक्स के कानून में, आपने स्लैब तो आमदनी पर फिक्स कर दी है, लेकिन आपको यह ख्याल करना चाहिए था कि जो लोग रेंट हाउसेस पे रहते हैं, रेंटेड हाउस पे रहते हैं, रेंटल हाउस पे रहते हैं, उनका टैक्स स्लैब कुछ और होना चाहिए। क्यों कि उनको अपनी आमदनी का, एक मिसाल के तौर पर एक एम्प्लॉय से आप टैक्स ले रहे हैं, वो एम्प्लॉय किराए के मकान में रहता है तो वो बकाया पैसों से वो मकान का किराया भी दे रहा है और आजकल आमदनी का तकरीबन 20% किराए में चला जाता है। कराची में रहने वाले खासतौर पे 3 कमरों का मकान भी जो है वो 30,000 रुपए से कम किराए पे नहीं मिलता है। तो हमें ये देखना होगा कि ऐसा जस्टिफाइड टैक्सेशन का टैक्स सिस्टम आए कि कोई शख्स उस पे किसी को ग्रीवियंस ना हो और मुल्क में रहने और जिंदगी गुजारने के, तालीम हासिल करने के, तरक्की करने के मसावी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो लोगों को मिले। एक आदमी अपने बाप दादा के या अपने करप्शन से बनाए हुए घर पे या अपनी हलाल की कमाई के घर में रहता है, उसको किराया नहीं देना।
दूसरा आदमी किराए के मकान में रहता है, आमदनी दोनों की सेम है, आपने टैक्स एक जैसा काट लिया। अब जिसका टैक्स कटा और वो किराए के मकान में रहता है, वो कहाँ जाए? इट इज अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू थिंक अबाउट दैट काइंड ऑफ पर्सन। क्यों? कि हुक्मरान, जो हुकूमत होती है, वो रियाया की सरपरस्त होती है। जैसे माँ बाप कमजोर बच्चे का ख्याल करते हैं, ऐसे ही रियासत को कमजोर अवाम का ख्याल करना होगा, वरना अवाम की मोहब्बत हुक्मरानों के लिए या हुकूमत के लिए नहीं रहेगी। क्यों? कि माशी मसला सबसे अहम मसला होता है। जब किसी की मईशत बर्बाद होती है तो उसकी अकल मारी जाती है, उसका ईमान डामाडोल हो जाता है, वो करप्शन करता है, वो हुकूमत और रियासत के मुखालिफ जला जाता है इकोनॉमिक को पूरा करने के। तो ये एक एक ऐसा सिस्टम आना चाहिए कि जिससे मसावी मौके मिले सब। फिर अगर हम अपने एक्सपेंसेस पर टैक्स लगाएंगे तो उसमें क्यों करोड़पति लोग भी अपने खर्चे नहीं छुपा पाते। तो जब खर्चों का उनका जो अखराजात होंगे उस पर टैक्स लगेगा। और चाइना की तरह हमें करना ही चाहिए कि तमाम तर ट्रांजैक्शन वाया बैंक होनी चाहिए। आप यकीन करें कि मैं 2018 में चाइना गया, शिंगाई बीजिंग में था मैं, तो मैं रात को 10 बजे उठ के फ्रूट लेने के लिए गया। एक 70 साल की बुढ़िया फ्रूट बेच रही है। मैंने अंगूर और केले खरीदे और उसने कुछ पैसे बताए। मैंने उसको वो RMB जो चाइना की करेंसी है वो मैंने दिए, तो उसने बोला नो। उसने अपना वो अकाउंट नंबर बताया और उसने कहा कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से आदमी की ट्रांजैक्शन पकड़ी जाती है और उस एक्सपेंसेस पर टैक्स लगने से आपका टैक्स का नेटवर्क एकदम सही हो जाएगा। रहा मसला है कि पाकिस्तान में चूंकि तालीम इतनी ज्यादा नहीं है, लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को नहीं समझते, तो हमें चाहिए कि एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की तरफ मोटिवेट करें। 2-4 साल में लोग बैंक ट्रांजैक्शन पे आ जाएंगे। ATM कार्ड लोगों को यूज नहीं करना आता था, अब करते हैं। इसी तरह गांव देहातों में ये काम, जैसे आप पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए गांव देहातों में टीमें भेजते हैं, ऐसे ही आपको ऑनलाइन बैंकिंग की तरगीब देनी होगी और तरबियत देनी होगी। जब पूरे का पूरा नेटवर्क बैंक के थ्रू होगा, हम कोई चीज खरीदेंगे उसकी पेमेंट ऑनलाइन कर रहे होंगे, तो उसका नतीजा ये होगा कि हर चीज FBR के रिकॉर्ड पे होगी और वो एक्सपेंडिचर पर जो है वो टैक्स लागू कर देगा। इससे क्या होगा कि लोग जो टेक्निक यूज करते हैं इनकम को हाइड करने के लिए, उससे वो लोग मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तो ये कुछ खतरनाक और सख्त स्टेप हैं। पाकिस्तान इस टाइम माशी तौर पर जो है वो मैं कहूंगा कि आप यूं समझें कि आइसोलेट हुआ हुआ है, वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर पे जब कोई जिंदगी होती है तो उसके ज्यादा चांसेस होते हैं खत्म होने के। उस वक्त डॉक्टर्स जो हैं उसकी लाइफ जब खतरे में चली जाती है तो फिर वो कोई भी फार्मूला यूज करते हैं कि हो सकता है कि लाइफ बच जाए। तो वो बड़े कड़वे, यानी कि जैसे मिसाल के तौर पे सांस जब रुक जाता है, दिल की धड़कन बंद हो जाती है, तो फिर वो जिस्म पे करंट लगाते हैं। करंट आम तौर पे सेहतमंद जिस्म पे लगाने से जिंदगी मौत में बदल सकती है, लेकिन जो आदमी डेथ की तरफ चला जाता है उसको करंट लगा के लास्ट एक कोशिश की जाती है। तो बड़ा नुकसानदेह और खतरनाक अमल है, लेकिन किया जाता है। ऑक्सीजन के लिए नालियां नाक में सुराख करके खूनम खून करके अंदर डाली जाती हैं। कैंसर में कीमोथेरेपी की जाती है जिससे बाल उड़ जाते हैं, जिल्द खराब हो जाती है, लेकिन लाइफ को सेव करने के लिए ये सख्त स्टेप उठाए जाते हैं। पाकिस्तान इस टाइम आइसोलेशन पे है, पाकिस्तान इस टाइम वेंटिलेटर पे है। पाकिस्तान को सेव करने के लिए इंतहाई सख्त कदम उठाने होंगे और हमारी पार्लियामेंट को, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारी ब्यूरोक्रेसी को सख्त फैसले करने होंगे। ज़राअत पर टैक्स लगाना होगा और एक्सपेंडिचर पर टैक्स का सिस्टम मुतारफ कराया जाए, बजाय इसके कि इनकम पर करें। और दूसरा ये कि टैक्स लगाते हुए ये देखा जाए कि जो लोग किराए पे रहते हैं उनका टैक्स का स्लैब कुछ और होना चाहिए, जिनकी अपने जाती मकान है उनका टैक्स स्लैब कुछ और होना चाहिए। नंबर 2, इस चीज को, बेनामी को गवर्नमेंट ने खत्म किया ग्रेजुअली, कोर्ट्स ने इसको डफर करार दिया है, तो बहुत अच्छी डिक्लाइन किया है, बहुत अच्छी पॉलिसी। इससे बेनामी में जो करप्शन होती थी वो खत्म हुई है, बेनामी ट्रांजैक्शन जो प्रॉपर्टी की होती थी। अब होना ये चाहिए कि अगर मैं
एक कमाने वाला आदमी हूं, मेरे नाम पे घर है तो ओके, अगर मेरी वाइफ के, मेरी बेटी के, मेरे बेटे के नाम पर है और वो कमाते नहीं है तो उसकी पकड़ होनी चाहिए। ये सारी चीजें गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी तो ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। हम सब का ये पाकिस्तान है, हम सबको सोचना है और सब ने ये काम करना है। तो खुदारा इस तरफ तवज्जो दीजिए, टैक्स के सिस्टम को सही कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम किसी टाइम टैक्स स्लैब पे बात करूंगा, तो बड़ी डिटेल से बात करूंगा इंशाल्लाह। फिल वक्त ये है कि पाकिस्तान के वजीर खजाना कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो फिर ये कोई सिस्टम नहीं चल सकता। एक और बात जो मैं करना चाहूंगा, इनकम टैक्स आपने इस तरह लगा दिया और आवाम कदम कदम पर टैक्स दे रहे हैं। नहाने का साबुन खरीदते हैं तो उस पर सेल टैक्स है, तो आवाम टैक्स दे रहे हैं। बर्तन धोने का साबुन खरीदते हैं, उस पर सेल टैक्स है। कोई पानी की बोतल खरीदते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, कहीं खाना खाते हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं। अब आप देखेंगे पेट्रोल पे इस टाइम 16.4% पर लीटर पर टैक्स है। इसका मतलब ये है कि हर एक मोटरसाइकिल वाला जो रोज 1 लीटर पेट्रोल डलवा रहा है तो वो 1 लीटर पे तकरीबन 24-25 रुपए टैक्स दे रहा है। और वो महीने में 30 लीटर अगर डलवाता है तो वो कितना टैक्स दे रहा है और साल में वो कितना टैक्स दे रहा है, तो उसका टैक्स कहाँ जा रहा है और उसको आप नॉन टैक्स पेयर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हमें जब एक्सपेंडिचर पर टैक्स होगा तो एक्सपेंडिचर पर टैक्स से हर चीज रिकॉर्ड पे आ जाएगी और हर पाकिस्तानी टैक्स पेइंग सिटीजन डिक्लेयर हो जाएगा। वरना क्या है कि लोग मोबाइल कार्ड 100 रुपए का डलवाते हैं, उसमें 24 रुपए टैक्स है। महीने में कितने कार्ड डलवाते हैं? एक आदमी 2000 रुपए का बैलेंस डलवा रहा है, इसका मतलब 500 रुपए का वो टैक्स दे रहा है महीने का, 6000 रुपए साल का वो टैक्स दे रहा है। वो किसी गिनती में नहीं आ रहा। एक्सपेंडिचर पर जब आप टैक्स शो करेंगे तो आप देखेंगे कि 22 करोड़ में से तकरीबन 15 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे होंगे। फिर हिसाब होगा, गवर्नमेंट से पूछा जाएगा जनाब ये टैक्स जनरेट हुआ और ये टैक्स किधर गया, क्योंकि अभी तो जो लोगों से टैक्स लिया जाता है इनकम पर वो 6 ट्रिलियन तक पहुंचेगा 2023 में। ये जो बाकी पैसा है ये किधर जा रहा है, तो ये इससे पता चलेगा कि गवर्नमेंट उन पैसों का सही इस्तेमाल कर रही है या गलत। तो हमें और अरबाब इख्तियार को हमें चाहिए कि हम इस पर प्रेशर डेवलप करें कि एक्सपेंडिचर पर टैक्स को डिक्लेयर किया जाए। हर शख्स टैक्स दे रहा है, पेट्रोल पे टैक्स दे रहा है, साबुन पे टैक्स दे रहा है, खाने पीने पे टैक्स दे रहा है, अपना मोबाइल कार्ड पे टैक्स दे रहा है, बिजली के बिलों पे टैक्स दे रहा है। तो वो सब चीजें रिकॉर्ड पे आएंगी तो पता चलेगा कि मैंने कितना टैक्स दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अहम भी लगेगी, समझ भी आएगी। अगर आपको ये बात मुनासिब लगे इसको आगे फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करें। वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो मेरी आप तक पहुंचे। इसको शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मेरी बात पहुंचाएं ताकि ये बात, ये आवाज़ पाकिस्तान की आवाज़ बन सके। बहुत शुक्रिया।